हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम उमंग 2 कक्षा 10वीं प्रथम भाषा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी की लिखी है। यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कहानी। मन्नू जी ने यहाँ पे उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनमें से कुछ घटनाओं का वर्णन यहाँ पे इस पाठ में किया है। उनके जीवन में उनके पिताजी और उनकी जो अध्यापिका थी जिनका नाम शीला अग्रवाल था, उन दो व्यक्तियों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर किस तरह पड़ा है, इसके बारे में यहाँ उन्होंने हमें बताया है। बचपन में पिताजी की बातों का प्रभाव उनके जीवन पर किस तरह पड़ा और उन्हें क्या खोना पड़ा, इसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। उसी तरह शीला अग्रवाल जो उनकी अध्यापिका थी, उनकी बातों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर किस तरह पड़ा और उन्होंने अपना लेखन कार्य किस तरह शुरू किया, इसका भी यहाँ पे वर्णन किया है। तो चलिए पहले मन्नू जी के बारे में जान लेते हैं। मन्नू भंडारी आज भी हिंदी साहित्य जगत में एक प्रमुख लेखिका मानी जाती है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। बचपन में उनका नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन लेखन के लिए उन्होंने अपना नाम मन्नू रख लिया। उनकी शिक्षा एमए तक हुई और बहुत सालों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में वह अध्यापिका बनी रही। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए वह बहुत ही लोकप्रिय है। उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है। उनमें से मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से यह कुछ रचनाएं हैं। उन्हें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। 90 साल की उम्र में यानी 15 नवंबर 2021 को उनकी मृत्यु हुई। चलो पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों में भी वे जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। मन्नू जी का जन्म तो भानपुरा में हुआ, लेकिन जैसे भी थोड़ी बड़ी हुई वे अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आकर रहने लगे। और ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका घर जो था 2 मंजिला था। 2 मंजिला का मतलब है 2 स्टेयर्स। और ऊपरी मंजिल में जो है पिताजी जो है अपने पूरे अखबार, किताबें, पत्र पत्रिकाएँ सब वहाँ उन्होंने अस्त व्यस्त वहाँ पे फैलाकर, बहुत सारी किताबें वहाँ पे उनकी फैली हुई थी। निहायत का मतलब है पूरी तरह से, पूरा ऊपर का जो स्टेयर था पूरी तरह से पिताजी ने अपने काम के लिए वहाँ उस स्टेयर को रख लिया था। और नीचे के स्टेयर में जो है मन्नू जी अपने माँ और भाई बहन के साथ नीचे रहने लगे थे। और यहाँ पे मन्नू जी ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहा है। व्यक्तित्वहीन का मतलब होता है जिसका अपना महत्व न हो, पर्सनालिटी लेस जिसे हम कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी माँ जो है, मन्नू जी की माँ जो है, हमेशा अपने पति के आज्ञा का पालन करना और अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना ही उनका काम था। वे अपने लिए कुछ भी नहीं सोचती थी और वह जो है
किसी बात पर अपने विचार नहीं बताती थी, इसलिए मन्नू जी ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहा है। और उनकी माँ जो है अनपढ़ थी। और पिता मन्नू जी कहती है कि अजमेर आने से पहले वे लोग इंदौर में रहा करते थे। इंदौर में मन्नू जी के पिताजी जो है बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वहाँ उन्हें जो है बहुत ही सम्मान था उनका वहाँ पे। और वे कांग्रेस में रहने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, मतलब सोशल वर्कर भी थे। और शिक्षा के प्रति उन्हें बहुत लगाव था। सिर्फ वे भाषण ही नहीं देते थे शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बल्कि उन्होंने अपने पैसों से 8-10 बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया था। और वे बच्चे जो है आगे चलकर बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आ पहुँचे थे। इंदौर में मन्नू जी के पिताजी की दरिया दिली के चर्चे हुआ करते थे। दरिया दिली का मतलब होता है परोपकार की भावना। मतलब मन्नू जी के पिताजी की परोपकार की जो भावना थी उसके बारे में वहाँ लोग बातें करते थे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन वे दूसरों के लिए अपना पैसा नहीं खर्च करते। लेकिन मन्नू जी के पिताजी जो थे अपने पैसों से उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया था। और उन्होंने यहाँ पे अपने पिताजी के स्वभाव के बारे में बताया है। मन्नू जी के पिताजी का स्वभाव कैसा था, वे बहुत ही कोमल और संवेदनशील थे। कोमल का मतलब है सॉफ्ट नेचर के थे। और उसी तरह बहुत ही संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव थे। और दूसरी तरफ उनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही क्रोधी, मतलब बहुत ही गुस्सैलू स्वभाव के थे। उसी तरह अहमवादी थे। अहमवादी का मतलब होता है घमंडी। तो घमंड और गुस्सा भी था। और दूसरी तरफ जो है वे बहुत ही सॉफ्ट नेचर के और बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति थे। चलो बच्चों अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम और उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपने आर्थिक विवशताओं के भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। मनु जी जब इंदौर में रहती थी तो उस वक्त बहुत ही छोटी थी। और वे कहती है कि मैंने अपने जो है पिताजी के बारे में केवल सुना है। मतलब वे संवेदनशील थे, बहुत ही कोमल स्वभाव के थे, उनकी दरिया दिल की चर्चे हुआ करते थे। ये सब मैंने सुना है, मुझे याद नहीं क्योंकि उस वक्त बहुत छोटी थी। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। और अजमेर आने के बाद मनु जी के पिताजी ने जो है अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश का जो काम था वह काम वहाँ उन्होंने आगे बढ़ाया। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। उस डिक्शनरी से उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो मिली, नाम मिला उस डिक्शनरी से, लेकिन अर्थ नहीं मिला। अर्थ का मतलब होता है पैसा। नाम और प्रतिष्ठा तो बहुत मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है उनके जो भी सकारात्मक पहलू थे उनके पिताजी के, वे सकारात्मक पहलू जो है वो धीरे धीरे नकारात्मक में बदलने लगे। मनु जी के पिताजी की जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, पॉजिटिव सोच थी, वो नेगेटिव में बदलने लगी। और उसका मेन रीज़न क्या था, उनकी बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। तब तक उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी और अचानक ही उनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई। और उनका जो स्वभाव था, मतलब उनका जो सॉफ्ट नेचर या जो सेंसिटिवनेस जो था वो कम नज़र आने लगी। और उसकी जगह जो है वो किसने ली, गुस्सा। वे बहुत ही क्रोधी और चिड़चिड़े बन गए। और उनका क्रोध जो था वे किस पर उतारते थे, अपने पत्नी पर उतारते थे।
उनका घमंड उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बच्चों से बात करें, कि बच्चों को बताए कि हमारी आर्थिक स्थिति पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है, अभी हमें इस तरह पैसा खर्च करना चाहिए। इस तरह की बातें वे अपने बच्चों से नहीं करते थे और वे जो है अपना पूरा गुस्सा जो है अपनी पत्नी पर ही उतारते थे। इसके पहले जब इंदौर में थे तो आंख मूंद कर हर एक आदमी पर उनके पिताजी विश्वास करते थे, लेकिन जब उन्हें धोखा हुआ, जब उन्हें चीट किया गया तो उनका स्वभाव जो है बहुत ही शक्की बन गया था। पिताजी को इतना शक्की बना दिया था कि कभी कभी बच्चे भी उनकी शक के चपेट में आते रहते थे। चपेट में आना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है संकट में फंसना या मारा जाना। चपेट में आना, इसका किस तरह वाक्य प्रयोग करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो केरला में आई बाढ़ ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह इस मुहावरे का हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई होए, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी। मनु जी कहती है कि मैं अपने पिताजी का गौरवगान करने के लिए उनकी ये कहानी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि मैं उनके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पिताजी की पर्सनालिटी में जो खूबियाँ और खामियाँ थी, मतलब उनके जो गुण दोष थे, और उन्होंने अनजाने में अनचाहेपन में ही जो मेरे बारे में उन्होंने कहा बचपन में, उसका असर जो है मेरे व्यक्तित्व पर हुआ, मेरे पर्सनालिटी पर हुआ, और मैं उसका गिल्ट आज भी महसूस कर रही हूँ। गांठ का मतलब होता है गिल्टीनेस। तो मेरे अंदर की जो हीन भावना है आज भी मुझे वो खटकती है। हीन भावना का मतलब है अपने आप को छोटे समझना। आज भी मैं उनके अनजाने अनचाहे व्यवहार के कारण जो है आज भी मैं अपने आप को छोटी समझती हूँ, हीन समझती हूँ कहकर मनु जी यहाँ पे बताती है। और पिताजी किस तरह बचपन में पिताजी ने उनके साथ किस तरह व्यवहार किया था, इसके बारे में मनु जी ने यहाँ पे बताया है। मनु जी बचपन में काली थी और उसी तरह बहुत ही दुबली और मरियल थी। मरियल का मतलब होता है वीक। और पिताजी जो थे, गोरा रंग जो है पिताजी की कमजोरी थी, मतलब गोरा रंग मतलब फेयर कलर। और मन्नू जी की बड़ी बहन जो उनसे 2 साल बड़ी थी और जिसका नाम सुशीला था, वह बहुत ही गोरी थी और स्वस्थ और हंसमुख थी। और हमेशा पिताजी जो है मन्नू जी की तुलना सुशीला से करते थे। हर बात पर सुशीला की प्रशंसा करना और मन्नू जी की तुलना सुशीला से करना, इस बात से मन्नू जी जो है बचपन से ही मन्नू जी में एक हीन भावना पैदा हुई। वे अपने आप को बहुत ही छोटी समझने लगी और उसका असर इस तरह हुआ कि बाद में समाज में पैसा नाम कमाने पर भी वह हीन भावना उनके दिल से नहीं गई। सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को ही आती हूँ। मनु जी कहती है कि समाज में मैंने पैसा और नाम कमाने पर भी मेरे अंदर की जो हीन भावना है, जो गिल्टीनेस है, आज तक नहीं गई। मनु जी कहती है कि जब कोई मेरा परिचय करवाता है या मेरी कोई विशेषता बतलाता है कि आप बहुत बड़ी महान लेखिका हो, आपको इस तरह के पुरस्कार मिले, इस तरह जब कोई कहता है तो वह संकोच से सिमट जाती है। और ये सब उन्हीं बातों का असर है जो उनके बचपन में घटनाएं घटी थी।
और उन्हें उनकी उपलब्धियों पर भरोसा ही नहीं होता और उन्हें लगता है कि ये सब तुक्का है, मतलब ये सब बाय चांस मिला है मुझे। इस तरह उसके उनके मन में विश्वास ही नहीं होता। उन्हें जो नाम और पैसा मिला है, जो पुरस्कार मिले हैं, ये सब उन्हें जो है बाय चांस मिला है, ये मैं करने के काबिल नहीं हूँ कहकर इस तरह की बातें जो है उनके मन में चलती रहती है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। मन्नू जी कहती है कि बचपन में मैं अपने पिताजी के शक्की स्वभाव से भरना जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, लेकिन आज मुझ में जो विश्वास टूटता नज़र आ रहा है, मैं जो उसका कारण मेरे पिताजी का शक्की स्वभाव है। शायद उनका शक्की स्वभाव मुझ में भी उतर आया है, इसीलिए मुझे जो है हर बात पर मुझे भी शक होने लगता है। मुझे जो सम्मान पुरस्कार मिले, इतना नाम पैसा मिला, ये मुझे विश्वास ही नहीं होता, मुझे शक होता है और ये पिताजी के बातों के कारण ही है। मन्नू जी कहती है कि मेरा जो व्यवहार है या मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं, ये सब जो है मेरे पिताजी के व्यक्तित्व का ही मुझ पर असर हुआ है। और पिताजी जो थे पहले शक्की नहीं थे। जब वे इंदौर में रहते थे तब वे शक्की नहीं थे, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। हाँ, गुस्सा ज़रूर था उन्हें, घमंड ज़रूर था, लेकिन शक्की नहीं थे। लेकिन जब अपनों से विश्वासघात होता है, जब अपने हमें धोखा देते हैं, तो उस धोखे के कारण उन्हें जो है उनका स्वभाव शक्की बना दिया। वे शक्की हो गए और उस शक के दायरे में कभी-कभी बच्चे भी आ जाते थे। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है? समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। मन्नू जी अपने जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर हमें ये बताना चाहती है कि बाहरी रंग रूप को देखकर तुलना करना कहाँ तक ठीक है। अतीत में जो भी घटनाएं होती है, चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना, उसका असर जो है आदमी को जीवन में मरते दम तक उसके मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में होता ही है, जैसे मन्नू जी के जीवन में हुआ। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे प्यार से पेश आना चाहिए, उन्हें जो है उनके साथ बड़े कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम बहुत ही सख्त रूप से उनसे व्यवहार करते हैं या कोई बात उन्हें बुरी लग जाती है, तो उसकी छाप जो है जीवन भर उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है। चाहे वे बड़े हो जाने के बाद, चाहे कैसे भी पोजीशन में हो, कैसे भी हाल में हो, वे घटना वे बिल्कुल नहीं भूलते। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न ही उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुरानी ही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब तक मनु जी ने अपने पिताजी के बारे में बताया और यहाँ पे वह अपनी माँ के बारे में बताती है। माँ जो थी पिताजी से बिल्कुल ऑपोजिट, और वे अनपढ़ थी। अनपढ़ होने पर भी उनकी माँ में धैर्य और सहन शक्ति कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि पिताजी की हर ज़्यादती को
वह अपना प्राप्य, प्राप्य का मतलब है नसीब, वह अपना नसीब समझकर सहती थी और बच्चों की जो भी फरमाइशें थी, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, बच्चों की फरमाइशों को, बच्चों की ज़िद को अपना फ़र्ज समझकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसे पूरी करती थी। और माँ ने जो है ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, सिर्फ दिया ही दिया है, बच्चों को हो या अपने पति को हो। और उन मनु जी ये भी कहती है कि हम भाई बहनों का जो लगाव है, जो अफेक्शन है, वह हमारे माँ के साथ ही था। और यह लगाव जो है शायद उन सहानुभूति से उपजा हुआ था, मतलब शायद बच्चों को माँ के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि पिताजी की जो भी ज़्यादती थी या पिताजी का जो भी गुस्सा था, वे जब अपनी माँ पे उतारते थे तो बिल्कुल चुपचाप सहती रहती थी और पिता बच्चों की हर फरमाइशों को चुपचाप पूरी करती रहती थी। शायद उन्हें इसलिए माँ के प्रति सहानुभूति हुई और उसी सहानुभूति से जो लगाव हुआ था, वो लगाव पिताजी से नहीं था, माँ से ही बच्चों का लगाव था। मनु जी कहती है कि माँ की सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब है सहनशीलता, किसी भी घटना को सहने की जो शक्ति है उसे हम सहनशीलता कहते हैं। तो माँ की सहनशीलता और माँ का त्याग जो है उन्होंने नहीं अपनाया, उनके लिए वह त्याग और सहनशीलता उनका आदर्श नहीं बनी। मनु जी कहती है कि यह त्याग और सहनशीलता जो है उनके मजबूरी में से उपजा हुआ यह त्याग है कहकर मनु जी का मानना है। इस तरह मनु जी ने अब तक जो है अपने माता और पिता के बारे में बताया और वे कहते हैं कि मैं अपना यह पैतृक पुराण, मतलब पिताजी की जो कहानी है, मेरी माँ की जो कहानी है, मैं यही समाप्त करती हूँ और फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी यह एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोसियों की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी यह गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। मनु जी के 5 भाई बहन थे और पांचों में मनु जी जो थी सबसे छोटी थी। और जब मनु जी की बड़ी बहन की शादी हुई तब मनु जी की उम्र बहुत ही छोटी थी, इसलिए उनकी शादी की जो यादें हैं बहुत ही धुंधली है। लेकिन मनु जी की जो बहन सुशीला है, उनके और मनु जी के उम्र में अंतर सिर्फ 2 साल का था और वे दोनों जो है बचपन में बहुत सारे खेल खेले उन दोनों ने मिलकर। और उनमें से जो है कुछ खेलों के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि काली टीलो, पकड़म पकड़ी और सतोलियाँ, लंगड़ी टांग। इन खेलों के साथ साथ वे अपने सहेलियों के साथ जो है घर के अंदर गुड्डे गुड़ियों का ब्याह भी रचाने का खेल खेला। तो यहाँ मनु जी कहती है कि हमने ये तो खेल खेले, लेकिन हम अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, उसी तरह पतंग भी उड़ाया। और पतंग उड़ाते समय, पतंग बनाने के समय जो कांच को पीसकर मांझा सूतने का काम किया जाता है, वे भी हमने अपने भाइयों के साथ किया। लेकिन हमारा जो खेल का दायरा था वह घर में था और मेरे भाइयों का जो गतिविधियों, मतलब उनका खेलने का जो दायरा था, वे घर के बाहर ही अधिक रहता था। इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो कुछ मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मनु जी जो है 50-60 साल पहले की बात करती है
और वह कहती है कि उस ज़माने में जो है घर की दीवार जो है घर तक ही समाप्त नहीं होता था, मतलब पूरे मोहल्ले को जो है अपना माना जाता था और हर एक के घर में आने जाने के लिए किसी भी वक्त किसी को किसी तरह की पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता था। कुछ घर तो अपना ही परिवार का हिस्सा माना जाता था। और मनु जी कहते हैं कि मुझे आज बड़ी शिद्दत के साथ, शिद्दत का मतलब होता है गंभीरता, मनु जी कहती है कि आजकल जो है बड़े बड़े महानगरों में जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने पुराने ज़माने का जो पड़ोस कल्चर है उसे बिल्कुल भी विच्छिन्न कर लिया है और आज हम बहुत ही असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले ज़माने में अगर किसी के घर में कोई अच्छा हो या बुरा हो तो पूरे मोहल्ले के लोग जो है अपना समझकर आते थे। अगर किसी के घर में कोई बुरी घटना घटती है तो बिना बुलाए वे लोग जो है उनके घर आकर एक परिवार के जिस तरह परिवार का सदस्य उनकी मदद करता है या उनका साथ देता है उस तरह साथ दिया करते थे। या किसी के घर में कोई शुभ कार्य भी होता है तो वो बिना बुलाए आकर अपना हाथ बटाते थे। लेकिन आजकल के बिजी लाइफ में, आजकल महानगरों में जो है ये हमें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता। मनु जी का कहना है कि पुराने ज़माने के पड़ोस कल्चर में जो प्यार होता था आजकल इस फ्लैट कल्चर में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे पारिवारिक का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। मन्नू जी ने जब से लिखना आरंभ किया तो उनकी जो कहानियाँ हैं शुरुआत की, तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा कहानियाँ, उनकी शुरुआत की कहानियाँ में जो पात्र हैं वे सभी जो है अजमेर के उस मोहल्ले के ही, मतलब ब्रह्मपुरी मोहल्ले में जहाँ उन्होंने अपनी किशोरावस्था गुजार कर युवावस्था में प्रवेश किया था। तो उस वक्त की घटनाओं को जो है उन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है और वे कहती है कि उन घटनाओं को भूलना नामुमकिन है, क्योंकि बचपन की घटनाओं की जो छाप उनके मन में पड़ी तो वो इतनी गहरी थी कि वे कहानियाँ लिखते समय भी उन घटनाओं को भूलना उनके लिए नामुमकिन था और उन्हें इस बात पर खुशी भी होती है और बहुत आश्चर्य भी होता है। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस कहानी का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।